हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ, उसकी आवश्यकता तथा मानचित्र प्रक्षेप के वर्गीकरण पर प्रकाश डालेंगे और अंत में प्रत्येक मानचित्र प्रक्षेप की उपयोगिता अर्थात उसका उपयोग किस क्षेत्र के मानचित्र बनाने के लिए अधिक किया जाता है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। प्रक्षेप का शाब्दिक अर्थ है किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर बने चित्र को प्रकाश की सहायता से पर्दे या दीवार पर प्रक्षेपित करना। सिनेमाघरों में जो पर्दे पर फिल्म दिखाई जाती है वो वास्तव में किसी छोटी सी फिल्म पर बने हुए चित्र होते हैं जिसे प्रोजेक्टर की सहायता से बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाया जाता है। जहाँ तक मानचित्र प्रक्षेप की रचना का सवाल है तो इसमें ग्लोब या पृथ्वी पर बने हुए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से कागज की सतह पर प्रक्षेपित करके प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र के संदर्भ में प्रक्षेप शब्द इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि न सिर्फ प्रकाश की सहायता से बने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है, अपितु गणितीय सूत्रों की सहायता से बने हुए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को भी मानचित्र प्रक्षेप कहकर ही पुकारा जाता है। प्रक्षेप को समझने से पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जानना आवश्यक है। अक्षांश से तात्पर्य पृथ्वी के किसी भी भाग में स्थित कोई भी स्थान, उसका भूमध्य रेखा से जो कोणीय दूरी होती है उसे हम उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, जिसे डिग्री में नापा जाता है। और ग्लोब पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्षांश वृत्त या अक्षांश रेखा कहते हैं। लंदन शहर में स्थित ग्रीनविच रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाता है, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित कोई भी स्थान और इस प्राइम मेरिडियन के बीच कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। चूँकि एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं, अतः पूरी पृथ्वी पर एक डिग्री के अंतराल पर कुल 360 देशांतर रेखाएं बनाई जाती हैं। भूग्रिड से तात्पर्य पृथ्वी की इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल से है, जबकि मानचित्र प्रक्षेप इसी भूग्रिड को किसी दी गई मापनी के अनुसार किसी सपाट सतह पर जब हम बनाते हैं या प्रक्षेपित करते हैं तो उसे मानचित्र प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता पर अगर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि ग्लोब के द्वारा बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो करना या तो संभव नहीं है या फिर आसान नहीं है। जैसे ग्लोब पर यदि हमें किसी क्षेत्र का बड़ा मानचित्र दिखाना हो तो उसे संपूर्ण ग्लोब को दीर्घ मापनी पर बनाना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। इसी तरह से विश्व के यदि हमें सभी भागों को, सभी देशों को एक साथ देखना हो तो ग्लोब पर ये देखना पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार ग्लोब पर स्थित किन्हीं 2 शहरों या 2 स्थानों के बीच की दूरी को पूरी शुद्धता के साथ मापना थोड़ा कठिन है। इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी देश की सीमाओं को ट्रेस करना हो या ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो या किसी छोटे गांव के मानचित्र को बड़ा करके दिखाना हो, तो ये सारी बातें ग्लोब पर करना आसान नहीं है, जबकि यही कार्य मानचित्र की सहायता से बड़ी सुगमता के साथ किए जा सकते हैं, जिसके लिए हमें मानचित्र प्रक्षेप या मैप प्रोजेक्शन की आवश्यकता होगी। मानचित्र प्रक्षेप ग्लोब को, जो कि एक 3 डायमेंशनल शेप है, समतल सतह पर या मानचित्र में अर्थात 2 डायमेंशनल शेप में परिवर्तित करने में मदद करता है। यहाँ एक बात क्लियर करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार नारंगी, जो कि एक ग्लोब का ही मॉडल है, उसी का प्रतिरूप है, उसके छिलके को अगर हम सपाट सतह पर बिछाना चाहें तो नारंगी के छिलके को बिना काटे हम उसको सपाट सतह पर नहीं बिछा सकते। ठीक इसी प्रकार जब हम ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल सतह पर या सपाट सतह पर बिछाने का कार्य करते हैं तो उसे संपूर्ण उन्हीं गुणों के साथ बिछा पाना पॉसिबल नहीं है। अतः जब हम मानचित्र प्रक्षेप की रचना करते हैं तो हम उसमें से किसी एक गुण, जैसे या तो उसकी आकृति एक समान हो रियल वर्ल्ड की भांति, या फिर रियल वर्ल्ड की भांति उसका क्षेत्रफल हो, या फिर रियल वर्ल्ड की भांति उसमें सही दिशाओं को दिखाना हो, इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण को लेकर हम मानचित्र प्रक्षेप की रचना करते हैं। और यह डिपेंड करता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, हम किस प्रकार का मानचित्र दिखाना चाहते हैं। मानचित्र प्रक्षेप विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनको विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे
नंबर 1, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, अर्थात प्रकाश का प्रयोग करके जब हम ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को किसी कागज़ पर प्रक्षेपित करते हैं तो उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है उसके आधार पर हम मानचित्रों को वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा आधार है गुणों के आधार पर। हम मानचित्रों को उसके गुणों के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 3, मानचित्र की रचना विधि के आधार पर, अर्थात उन मानचित्रों को किस विधि के अनुसार या किस मेथड के अनुसार उनकी रचना की जा रही है इसके आधार पर भी उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए इनको डिटेल में या विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश के प्रयोग के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, संदर्श प्रक्षेप या पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन। नंबर 2, असंदर्श प्रक्षेप या नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शंस। जब ग्लोब की अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से समतल सतह पर ट्रांसफ़र करके बनाया जाता है तो इस प्रकार से बने हुए मानचित्र प्रक्षेपों को संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। इन्हें ज्योमेट्रिकल प्रोजेक्शन या फिर ज्यामितीय प्रक्षेप का नाम भी दिया जाता है। इन संदर्श मानचित्र प्रक्षेपों में जब गणितीय विधियों के द्वारा आवश्यक संशोधन करके नए प्रक्षेप बनाए जाते हैं तो उन्हें असंदर्श प्रक्षेप या नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। ये संशोधन हमारी आवश्यकता के अनुसार हो सकते हैं, चाहे हम उसमें यथा आकृति या यथा क्षेत्रफल या शुद्ध दिशा का गुण इसमें शामिल किया जा सकता है। कोई भी मानचित्र प्रक्षेप अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसीलिए जब हम मानचित्र प्रक्षेपों को गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो हम पाते हैं कि ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी मानचित्र प्रक्षेप में एक या अधिक से अधिक 2 विशेष गुणों को ही समायोजित कर सकते हैं। समक्षेत्र या होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन होते हैं जिसमें किसी भी देश या क्षेत्र का क्षेत्रफल वही रहता है जो पृथ्वी पर होता है। इस प्रकार के प्रक्षेप में यदि मापनी एक दिशा में बढ़ती है तो दूसरी दिशा में उसी अनुपात में मापनी घटती है, जिसके कारण उस क्षेत्र का क्षेत्रफल वही अर्थात वास्तविक क्षेत्रफल ही रहता है। इस प्रकार के प्रक्षेपों में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मॉलवीड प्रक्षेप या सिनुसॉइडल प्रक्षेप। यदि किसी मानचित्र पर किसी छोटे से क्षेत्र की वही आकृति रहती है जो उस क्षेत्र की आकृति ग्लोब पर है, तब हम उस प्रकार के प्रक्षेप को यथा आकृति अर्थात ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन का नाम देते हैं। इस तरह के प्रोजेक्शंस को या प्रक्षेपों को कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन का नाम से भी पुकारा जाता है। मर्केटर तथा स्टीरियोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन इसी प्रकार के प्रोजेक्शन के उदाहरण हैं। कुछ प्रक्षेप 2 स्थानों के बीच शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के मानचित्रों को शुद्ध दिशा मानचित्र प्रक्षेप या फिर अजीमुथल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ शुद्ध दिशा से तात्पर्य है कि मानचित्र पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसकी दिशा वही होती है जो ग्लोब पर उन्हीं 2 बिंदुओं को बीच खींचे गए ग्रेट सर्कल की दिशा होती है। तो इस प्रकार से हम अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रक्षेप में उपरोक्त तीनों गुणों में से कोई 1 या 2 गुणों को ही समाहित कर सकते हैं। रचना विधि के आधार पर भी मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके आधार पर 3 प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप होते हैं। नंबर 1 बेलनाकार प्रक्षेप, दूसरा है शंक्वाकार प्रक्षेप और तीसरा है खमद्य प्रक्षेप। जब हम कागज़ के खोखले बेलन को ग्लोब की बाहरी सतह पर लपेटते हैं और उस पर भूग्रेड को प्रक्षेपित करते हैं, उसके पश्चात उस बेलनाकार कागज़ को खोलकर सपाट सतह पर रख दिया जाता है और इस प्रकार उस पर अंकित किए गए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को हम बेलनाकार प्रक्षेप के नाम से पुकारते हैं। बेलनाकार प्रक्षेप कई प्रकार के हो सकते हैं। साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, जिसे समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप भी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार के प्रक्षेपों में अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर बनाई जाती हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भूमध्य रेखा पर जहाँ ये कागज़ ग्लोब को, कागज़ का जो बेलनाकार शेप है, आकार है, वो ग्लोब को टच करता है,
उस स्थान पर मापनी शुद्ध होती है और उससे ऊपर की तरफ अर्थात ध्रुवों और दक्षिणी या उत्तरी ध्रुव की तरफ हम जाते हैं तो उसकी मापनी में विकृति आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इस प्रकार के जो प्रक्षेप हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले देशों को प्रदर्शित करने के लिए ही उपयुक्त है। बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप जॉन हेनरिक लैम्बर्ट के द्वारा विकसित किए जाने के कारण इसे लैम्बर्ट का बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। इस प्रक्षेप का विशेष गुण यह है कि ये किसी भी क्षेत्र का वही क्षेत्रफल दिखाता है जो वास्तविक विश्व में या पृथ्वी पर उसका होता है, अर्थात यह प्रक्षेप शुद्ध क्षेत्रफल दिखाने का या प्रदर्शित करने का गुण रखता है, जिसके कारण इस प्रक्षेप को इस्तेमाल या उपयोग विश्व के वितरण मानचित्र को दर्शाने के लिए अक्सर किया जाता है। लेकिन भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों पर मापनी अधिक शुद्ध होने के कारण विशेष रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाने वाले देशों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का विशेष उपयोग किया जाता है। इस वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्षेप है मर्केटर प्रक्षेप। इस प्रक्षेप का विकास एक डच मानचित्रकार गिरार्डस मर्केटर ने सन 1559 में किया था, जिसके कारण इन्हें उनके नाम पर मर्केटर प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्षेप एक यथाकृति प्रक्षेप है और साथ ही साथ इसमें शुद्ध दिशा प्रदर्शित करने का भी गुण पाया जाता है, जिसके कारण इस मानचित्र का प्रयोग विशेष रूप से नौ संचलन, पवन की दिशा दिखाने हेतु तथा महासागरीय धाराओं को प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। लेकिन वितरण मानचित्र को दिखाने की या प्रदर्शित करने की बात करें तो उच्च अक्षांशों में क्षेत्रफल बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के जो प्रक्षेप है या मर्केटर जो प्रक्षेप है, इसका उपयोग भूमध्य रेखीय क्षेत्र के में पाए जाने वाले देशों को प्रदर्शित करने के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। गाल प्रक्षेप एक प्रकार का संशोधित बेलनाकार प्रक्षेप है। अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों में कागज़ का खोखला बेलनाकार शेप ग्लोब को भूमध्य रेखा पर टच करता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है और ध्रुवों की तरफ मापनी लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इस प्रक्षेप में ऐसा माना जाता है कि कागज़ का बेलनाकार शेप ग्लोब को काटता हुआ उसको घेरता है और यह ग्लोब को दो अक्षांशों पर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर टच करता है, जिसके कारण इन दोनों अक्षांशों पर मापनी शुद्ध होती है, जिसका परिणाम ये होता है कि ध्रुवों की तरफ हम जैसे बढ़ते हैं तो मापनी में उतना ज़्यादा विकृति नहीं आती है जितनी कि अन्य मर्केटर या अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों में आ जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि यह प्रक्षेप न तो यथा आकृति प्रक्षेप रहता है, न समक्षेत्र प्रक्षेप रहता है, न ही इस पर शुद्ध दिशा दिखाई जाती है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि इस प्रक्षेप में ध्रुवों की तरफ मापनी में उतनी ज़्यादा विकृति नहीं आती है जितनी कि अन्य बेलनाकार प्रक्षेपों में आती है, इस प्रक्षेप का विशेष महत्व है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है स्क्रीन पर कि कागज़ का बेलनाकार प्रक्षेप ग्लोब को काटता हुआ 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर उसको टच करता है, अर्थात इन दोनों अक्षांशों पर इस प्रक्षेप की मापनी शुद्ध पाई जाती है। रचना विधि के आधार पर दूसरे प्रकार का प्रक्षेप है शंक्वाकार प्रक्षेप या कॉनिकल प्रोजेक्शन। इस प्रकार के प्रोजेक्शन में ऐसा माना जाता है कि कागज़ का एक शंकु, जैसे बर्थडे की जो कैप होती है उस प्रकार का एक शेप बनाकर, उसका शंकु बनाकर ग्लोब के ऊपर रख दिया जाता है, जिसमें किसी विशेष अक्षांश पर वो शंकु ग्लोब को टच करता है और जहाँ पर ये टच करेगा उसे हम मानक अक्षांश कहते हैं। और इस प्रकार रखने के बाद ग्लोब के अक्षांश व देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से शंकु पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है और तत्पश्चात उस शंकु को के कागज़ को समतल सतह पर फैलाकर प्रक्षेप को अंकित कर दिया जाता है। इस प्रकार से बने हुए प्रक्षेप को शंक्वाकार प्रक्षेप या कॉनिकल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग में कई प्रक्षेप शामिल किए जाते हैं, जैसे एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। इस प्रक्षेप में
कागज का शंकु ग्लोब को एक विशेष अक्षांश पर टच करता है जिसे हम मानक अक्षांश कहते हैं, और इस मानक अक्षांश पर वह सभी देशांतर रेखाओं पर मापनी शुद्ध होती है। इस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग मध्य अक्षांश के जो देश हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार बहुत थोड़ा या कम होता है, उन क्षेत्रों के वितरण मानचित्र को दिखाने के लिए इनका विशेष महत्व है। दो मानक अक्षांश वाले शंकुआकार प्रक्षेप इस प्रकार के प्रक्षेपों में ऐसा माना जाता है कि कागज का बना हुआ शंकु ग्लोब को दो विशेष अक्षांशों पर छूता हुआ ग्लोब पर रखा जाता है, जिसके कारण इस मानचित्र प्रक्षेप में दो स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश होते हैं जिन पर मापनी शुद्ध होती है। इनका उपयोग वही है जो एक मानक अक्षांश वाले शंकुआकार प्रक्षेपों का होता है, लेकिन इस प्रकार के जो मानचित्र प्रक्षेप हैं उसमें हम मध्य अक्षांश के उन देशों को दर्शा सकते हैं जिनका अक्षांशीय विस्तार अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि इस मानचित्र में अक्षांशीय विस्तार बढ़ने पर उसका मापनी में जो विकृति आती है वो अपेक्षाकृत कम आती है। चूँकि मानक अक्षांशों से दूर जाने पर मापनी में विकृति आती है, अतः दो स्टैंडर्ड पैरेलल वाले जो शंकुआकार प्रक्षेप हैं उनमें एक मानक अक्षांश वाले शंकुआकार प्रक्षेपों की तुलना में मानचित्र का जो मापक है उसमें विकृति कम आती है। बोन प्रक्षेप एक प्रकार का संशोधित शंकु प्रक्षेप है जिसका निर्माण रिगोबर्ट बोन ने किया था, जिसके कारण इसे बोन का समक्षेत्र शंकुआकार प्रक्षेप भी कहते हैं। बोन प्रक्षेप की रचना एक मानक अक्षांश वाले शंकुआकार प्रक्षेप की भांति होती है। बोन प्रक्षेप एक समक्षेत्र प्रक्षेप है जिस पर क्षेत्रफल को शुद्धता के साथ दर्शाया जा सकता है। यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य बड़े क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए बोन प्रक्षेप का काफ़ी प्रयोग किया जाता है, परंतु कम देशांतरीय विस्तार वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के इस प्रक्षेप का विशेष महत्व है। चूँकि इस प्रक्षेप में केंद्रीय देशांतर रेखा से दोनों ओर जाने पर मापनी में विकृति आना शुरू हो जाती है, अतः इस प्रकार के जो इस प्रक्षेप का विशेष महत्व उन देशों को प्रदर्शित करने के लिए है जिनका देशांतरीय विस्तार अपेक्षाकृत कम होता है। बहुशंकु प्रक्षेप या पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन यह एक प्रकार का संशोधित शंकु प्रक्षेप है जिसमें ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक अक्षांश को ड्रॉ करने के लिए अलग अलग शंकुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण इसमें हर एक अक्षांश मानक अक्षांश कहलाता है। और इस प्रक्षेप में जो केंद्र होता है वो अलग अलग होते हैं, जिस कारण से इसे पॉलीकॉनिक या बहुशंकु प्रक्षेप का नाम दिया जाता है। चूँकि इस प्रक्षेप पर सभी अक्षांशों पर और केंद्रीय देशांतर रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, अतः इससे उन सभी छोटे छोटे क्षेत्रों का के मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी है जिनका पूर्व से पश्चिम में विस्तार कम होता है। इस तरह के देशों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप यह एक प्रकार का बहुशंकु प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है। सन 1891 में जर्मन भूगोलवेत्ता ए पैंक ने बहुशंकु प्रक्षेप के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप का प्रयोग करने पर जोर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुशंकु प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं को एक कर्व के रूप में दिखाया जाता है, जिससे दो निकटवर्ती क्षेत्रों के मानचित्रों को जब हम मिलाते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप रह जाता है, उसको हम सटीक रूप से नहीं मिला पाते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेपों में जब हम देशांतर रेखाओं को वक्राकार रूप में न दिखाकर स्ट्रेट रूप में या सीधी रेखाओं के रूप में दिखाते हैं, जिससे दो निकटवर्ती क्षेत्रों के मानचित्र को जब हम अटैच करते हैं या मिलाकर पढ़ते हैं तो उसके बीच का गैप समाप्त हो जाता है। शिरोबिंदु या खमद्य प्रक्षेप, जिसे जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से पुकारा जाता है, इस प्रकार के प्रोजेक्शन की रचना करते समय ऐसा माना जाता है कि एक समतल कागज की सतह जो ग्लोब को किसी एक बिंदु पर टच करते हुए सीधी रखी जाती है और उस पर ग्लोब पर बने हुए अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रकाश की सहायता से प्रक्षेपित कर लिया जाता है।
इस प्रकार से बने हुए प्रक्षेप को खमद्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन के नाम से जाना जाता है। खमद्य प्रक्षेप की जब हम रचना करते हैं तब कागज की सतह पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को जब प्रक्षेपित किया जाता है, उस स्थिति में प्रकाश पुंज की पोजीशन या स्थिति क्या है, उसके आधार पर खमद्य प्रक्षेपों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे नोमोनिक प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन तथा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। यहाँ चित्र में ए, बी और सी के द्वारा इनको प्रदर्शित किया गया है। नोमोनिक प्रोजेक्शन जब हम बनाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रकाश का जो पुंज है वो पृथ्वी के केंद्र या ग्लोब के केंद्र में स्थापित किया गया है और उससे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को प्रक्षेपित किया जा रहा है। जबकि स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन में जिस स्थान पर कागज की सतह ग्लोब को टच करती है और प्रकाश पुंज उसके ठीक विपरीत दिशा में ग्लोब के दूसरी ओर स्थापित किया जाता है। जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऐसा माना जाता है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो अनंत दूरी पर स्थापित है, जिसके कारण वहाँ से प्रकाश की जो किरणें हैं वो सीधी लंबवत रूप में आकर कागज की सतह पर प्रक्षेपित करेंगी या उसको टकराएंगे, उस पर टकराएंगे, जिसके कारण इसे लंब कोणीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। खमद्य प्रक्षेप की जब रचना की जाती है तब कागज की समतल सतह ग्लोब को किस स्थान पर टच करेगी, इसके आधार पर भी खमद्य प्रक्षेप को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यदि समतल सतह ग्लोब को ध्रुव पर टच करती है तो उसे पोलर जेनिथल प्रक्षेप प्रोजेक्शन कहते हैं, और यदि कागज की समतल सतह मध्य अक्षांशों में किसी बिंदु पर ग्लोब को टच करती है तो उसे ऑब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन का नाम दिया जाता है। जबकि यदि कागज की समतल सतह ग्लोब को भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर टच करती है तो उसे इक्वेटोरियल जेनिथल प्रोजेक्शन का नाम दिया जाता है। जैसा कि डायग्राम डी, ई और एफ के द्वारा क्रमशः दिखाया गया है। इस प्रकार किसी भी खमद्य प्रक्षेप या जेनिथल प्रोजेक्शन की जब रचना की जाती है तब ये देखा जाता है कि प्रकाश पुंज की स्थिति क्या है और प्रक्षेपण जो तल है वो ग्लोब को किस स्थान पर टच करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उस प्रक्षेप का नाम दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर नोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन में प्रकाश पुंज की स्थिति पृथ्वी के केंद्र में होती है, जबकि प्रक्षेपण तल ग्लोब को ध्रुव पर टच करता है। इस प्रकार के सभी प्रक्षेपों में दिशाएं शुद्ध होती हैं। इस प्रकार के प्रक्षेपों में विभिन्न कॉम्बिनेशन से बने हुए प्रक्षेपों को के गुण तथा उनके उपयोग को इस वीडियो के अंत में एक सारणी के रूप में दिया गया है। किसी विशेष उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से बनाए गए प्रक्षेपों को रूढ़ प्रक्षेप की संज्ञा दी जाती है। इन प्रक्षेपों में पर्याप्त संशोधन किए जाते हैं, जिसके कारण इनको किसी एक वर्ग में अर्थात शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप या खमद्य प्रक्षेप किसी एक वर्ग में नहीं रखा जाता है या रखा जा सकता है। इस प्रकार के जो प्रक्षेप हैं वो पूर्णतः गणितीय नियमों पर आधारित होते हैं। सेंसन फ्लेमस्टीड का सिनुसॉइडल प्रक्षेप, इस प्रक्षेप का सर्वप्रथम प्रयोग एक फ्रांसीसी मानचित्रकार निकोलस सेंसन ने 1650 में किया था। उसके ठीक 50 वर्षों बाद एक ब्रिटिश खगोलविज्ञ जॉन फ्लेमस्टीड ने इस प्रक्षेप का प्रयोग किया। इन दोनों विद्वानों के नाम पर इस प्रक्षेप का नाम सेंसन फ्लेमस्टीड का प्रक्षेप भी रखा गया है। जबकि इस प्रक्षेप में साइन कर्व का इस्तेमाल अधिक होने के कारण इसे सिनुसॉइडल प्रक्षेप या प्रोजेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का समक्षेत्र प्रक्षेप है जिस पर क्षेत्रफल को शुद्धता के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। जहाँ तक इस प्रक्षेप के उपयोग की बात है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में मानचित्र का जो मापनी है उसमें विकृति बहुत अधिक आ जाती है। इसी कारण से इस प्रक्षेप पर विश्व के मानचित्र दिखाने की तुलना में मौलवीड प्रक्षेप का अधिक इस्तेमाल किया जाता है। जबकि भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित किसी विशेष महाद्वीप जिसका पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तार कम हो, ऐसे महाद्वीपों को
प्रदर्शित करने के लिए इस प्रक्षेप का विशेष उपयोग किया जाता है, और ख़ास तौर से तब जब हमें शुद्ध क्षेत्रफल प्रदर्शित करना हो। इस वर्ग का दूसरा महत्वपूर्ण प्रक्षेप है मॉलवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप। इस प्रक्षेप का सर्वप्रथम प्रयोग एक जर्मन मानचित्रकार कार्ल ब्रैंडन मॉलवीड ने सन 1805 में किया था, जिसके कारण इसे मॉलवीड का समक्षेत्र प्रक्षेप भी या शॉर्ट में मॉलवीड प्रक्षेप के नाम से भी पुकारा जाता है। क्योंकि यह एक समक्षेत्र प्रक्षेप है, अतः विश्व के वितरण मानचित्र को बनाने के लिए इस प्रक्षेप का विशेष उपयोग किया जाता है। लेकिन किनारी क्षेत्रों में मापनी में बहुत अधिक विकृति आने के कारण आजकल इसका उपयोग कम कर दिया गया है। इसके स्थान पर इंटरप्टेड मॉलवीड प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ग्लोबुलर प्रोजेक्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, यह ग्लोब के आकार के होने के कारण इसे ग्लोबुलर प्रोजेक्शन का नाम दिया जाता है, और यह संभवतः विश्व के सबसे पुराने प्रक्षेपों में से एक है, जिसे फादर फॉर्नियर ने सन 1645 में विकसित किया था। इस प्रक्षेप का विशेष महत्व यह है कि इस पर दोनों गोलार्धों को ग्लोब के रूप में एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अभी आपने देखा कि मानचित्र प्रक्षेपों को विभिन्न आधारों पर, जैसे प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, गुणों के आधार पर तथा रचना विधि के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन कोई भी प्रक्षेप अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं है, अर्थात प्रत्येक मानचित्र प्रक्षेप का अपना एक विशेष गुण होता है, और वह किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए ही विशेष रूप से उपयोगी होता है। तो यहाँ 3 कॉलम दिए गए हैं, जिनमें प्रक्षेप का नाम, उस प्रक्षेप के विशेष गुण तथा उस प्रक्षेप की उपयोगिता, अर्थात किस विशेष क्षेत्र के लिए उस प्रक्षेप का प्रयोग किया जा सकता है, ये दर्शाया गया है।